बस क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, जिसमें उसने कहा कि एक्सपोर्टर ने जो है कारपेट्स एक्सपोर्ट की इंग्लैंड वालों को, और 40,000 स्टर्लिंग पाउंड की। उसने क्या है कि जी जब वो एक्सचेंज रेट था, जब वो कारपेट जो है उसने जो है एक्सचेंज की, तो उस वक्त रेट था 129.454। तो यानी जब उसने कारपेट भेजी उस वक्त करेंसी एक्सचेंज रेट क्या था इंग्लैंड का? 129.4542 एक स्टेलिंग का, यानी स्टेलिंग कहते हैं पाउंड को भी। तो जब उसने अमाउंट रिसीव की तो उस वक्त रेट क्या था? उस वक्त रेट था 129.0599 एक स्टेलिंग का। वो कह रहे हैं उसने कितना लूज किया ये रेट, यानी जब जो है उसने कारपेट भेजी इंग्लैंड कारपेट्स वालों को, तो उस वक्त जो है पाउंड का रेट था 129.4542। जब उसने रिसीविंग टाइम किया, जब उसको पेमेंट मिली, तो उस वक्त रेट जो है 129.0599 आ गया। तो यहाँ पर हमने निकालना है कि उसने कितना लूज किया जब उसने कारपेट एक्सपोर्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल अमाउंट हम लिखेंगे। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 40,000 स्टेलिंग है। टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 40,000 पाउंड है। ठीक है, स्टेर्लिंग पाउंड या खाली पाउंड भी आप लिख सकते हैं। 40,000 पाउंड आ गए। अब यहाँ पर हम एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन निकालेंगे, यानी जब वो कारपेट अपनी एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी भेज रहा था इंग्लैंड कारपेट वालों को, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन, यानी एक्सपोर्ट करते वक्त जो है कारपेट की क्या प्राइस थी। एक्सपोर्ट जब उसने की, तो यहाँ पर जो है एक पाउंड कितने का था? एक पाउंड जो है जब उसने एक्सपोर्ट किया तो एक स्टिलिंग पाउंड कितने का था? जब उसने एक्सपोर्ट किया तो एक स्टिलिंग पाउंड था हम यहाँ पर रुपीज़ 129.4542 का था। ठीक है, और उसने जो है रिसीविंग कितनी करनी थी? 40,000 स्टिलिंग पाउंड की जो है उसने एक्सपोर्ट की थी, यानी उसने सेल कितने की थी? 40,000 स्टिलिंग पाउंड की। यानी उसने जो कारपेट एक्सपोर्ट की उसके बदले में उसे क्या मिलने थे? 40,000 स्टिलिंग पाउंड। तो उस वक्त डॉलर का रेट क्या था एक स्टिलिंग पाउंड का? 129.454। तो अब हम 40,000 स्टिलिंग पाउंड यहाँ पर निकालेंगे। 40,000 स्टिलिंग पाउंड, तो यहाँ पर हम करेंगे रुपीज़ 129.4542 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 40,000 से। तो ये हमारे पास यहाँ पर रेट आ जाएगा। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 129.4542 मल्टीप्लाई 40,000, तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 517। ठीक है, हमारे पास 40,000 स्टिलिंग पाउंड का आंसर आ जाएगा 5178168 रुपीज़। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ में हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। अब जो है जो दूसरी बारी आती है कि जो रिसीविंग टाइम पे, क्योंकि जब उसने रिसीव की तो अमाउंट जो है पाउंड की, एक पाउंड 129.0599 का था। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एट द रिसीविंग टाइम। ठीक है, रिसीविंग टाइम में जो है हमारे पास जो है एक पाउंड की प्राइस क्या थी? रिसीविंग टाइम पे हमारे पास एक पाउंड की प्राइस थी 129.0599। क्या थी? 129.0599। अब यहाँ पर हमने क्या निकालने थे? रिसीविंग टाइम पे उसने कितने पैसे रिसीव किए थे? 40,000 पाउंड्स किए थे। ठीक है, ये रुपीज़ में वैल्यू है तो इसलिए हम रुपीज़ में ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक पाउंड कितना था हमारे पास? रुपीज़ 129.0599 मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 40,000 पाउंड रिसीव किए थे तो 40,000 से हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 129.0599 मल्टीप्लाई 40,000। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा जी 5162,5162,396। ठीक है, रुपीज़। यानी जब आपने कैलकुलेटर में इसे जो है मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है ये आंसर आया। अब आपने क्या निकालना है? इसने कितना लूज़ किया? हाउ मच इज ही लूजेस। तो इस आपने लॉस निकालना है। ठीक है, तो लॉस आप किस तरह निकालेंगे? जो आपके पास जो है ये ऊपर वाली आपके पास एक्सपोर्ट करते वक्त की जो वैल्यू आई, ये मैं इसको थोड़ा बॉक्स के अंदर लिख लूँ, बेहतर समझ आएगी आपको। ठीक है, ताकि विजिबल हो। जो आपके पास जो है एक्सपोर्ट करते हुए वैल्यू आई थी एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इसको माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट करते वक्त की क्या वैल्यू है? 5178168। माइनस किससे करेंगे? इस वैल्यू से जो रिसीविंग टाइम हमारे पास आंसर आया 5162396। 5162396। जब हम इसे यहाँ पर जो है माइनस करेंगे 5178168 माइनस 5162
396। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लॉस यहाँ पर कितना हुआ, 15,772 रुपये। 15,772 रुपये यहाँ पर लॉस हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नुकसान उसे इसीलिए हुआ क्योंकि रिसीविंग टाइम जो है थोड़ा रेट गिर गया था पाउंड का, जबकि जब उसने कारपेट एक्सपोर्ट की उस वक्त एक्सचेंज रेट क्या था, डॉलर का ऊपर था। जब उसे पैसे रिसीव हुए तो डॉलर का रेट जो है गिर गया। अब ये तो उसकी लक थी। तो यहाँ पर लॉस हमारा कितना आया, लॉस हमारा आया 15,772। ठीक है, लॉस का आया 15,772। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस तरह जो है हमने यहाँ पर लॉस फाइंड किया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। उसमें लिखा हुआ है एक पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में रहता था, 4370 4,370 रियाल्स वो मंथ्स में जो है कमाता था। उसका मंथली एक्सपेंस जो है 3,450 रियाल था, यानी 3450 रियाल। अब वो जो है मंथली कितना सेव कर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी टोटल अर्निंग क्या थी। ठीक है, यहाँ पर मंथली अर्निंग उसकी क्या थी। तो मंथली अर्निंग उसकी यहाँ पर 4370 रियाल थी। ठीक है, मंथली अर्निंग उसकी क्या थी, 4370 रियाल। अब वो सेव कितना कर रहा था यहाँ पर हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखें उसका मंथली एक्सपेंस कितना था। मंथली एक्सपेंस उसका था यहाँ पर मंथली एक्सपेंस, तो मंथली एक्सपेंस उसका था 3450 रियाल। कितना था, 3450 रियाल। अब हमने मंथली सेविंग निकालनी है। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपेंस उसका सिर्फ 3450 रियाल था, तो यहाँ पर हम मंथली सेविंग निकालेंगे। तो इसको हम कर देंगे 4370 माइनस 3450। तो 4370 माइनस 3450 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मंथली सेविंग बचती है जी 920 रियाल। क्या बचती है, 920 रियाल। अब यहाँ पर वो हम देखेंगे कि एक साल के अंदर वो कितने सेव कर रहा है, सेविंग इन ए ईयर। ठीक है, तो मंथली सेविंग उसकी क्या है, मंथली सेविंग है 920 रियाल। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो हम 920 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 920 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक साल के अंदर जो है वो सेव कर रहा है 11,040 रियाल। कितने सेव कर रहा है वो, 11,040 रियाल। ठीक है, 11040 रियाल। अब यहाँ पर जो है उसने कहा जी कि हाउ मच इज सेव इन अ ईयर, एक साल के अंदर हमने निकाल लिया साल में कितने सेव कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज जो है ₹22.400 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज निकालेंगे। यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज, अब वो एक साल के अंदर अगर 11,040 रियाल सेव कर रहा है, तो अगर एक सऊदी रियाल उस वक्त उसने कहा है कितने का है, ठीक है, सऊदी रियाल। ठीक है, अगर वो हर महीने में 920 रियाल सेव कर रहा है और एक साल में 11,040 रियाल, तो अगर वो उसे एक साल के अंदर सेव कर रहा है तो उस वक्त जो है सऊदी रियाल, एक सऊदी रियाल कितने का है, एक सऊदी रियाल जो है ₹22.400 का है। तो यहाँ पर जो है वो उसकी अर्निंग कितनी है, 11,040 रियाल। तो जब हमने यहाँ पर निकालने होंगे 11,040 रियाल, अगर एक सऊदी रियाल जो है ₹22 का, तो हम क्या करेंगे, 22.400 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 11,040। जब हम करेंगे यहाँ पर 22.400 मल्टीप्लाई 11,040, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2,47,296 रुपीज़। क्या आ जाएगा, 11,040 रियाल का हमारे पास क्या आंसर आएगा, 11,040 रियाल का हमारे पास आंसर आएगा 2,47,296 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह उसने दूसरे हमें कहा हुआ है कि जी एक साल अगर जो है साल के बाद जो है रेट ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा बदल जाए। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज अगर एक सऊदी रियाल जो है 22.3004 हो, तो उस वक्त जो है हम कितना निकालेंगे। तो एक साल के बाद लेट सपोज आफ्टर 1 ईयर अगर सऊदी रियाल का रेट बढ़ जाता है, यहाँ पर सॉरी चेंज हो जाता है सऊदी रियाल का रेट आफ्टर 1 ईयर, 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू
क्या रेट है उसका? ₹22.3004, ₹22.3004, ये रेट हो। तो वो सालाना अर्निंग कितनी करता है? 11,040 रियाल। तो जब हम इसमें अगर सऊदी रियाल का रेट एक साल बाद बदल जाए तो 11,040 रियाल का रेट क्या होगा सऊदी करेंसी में? तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.3004 मल्टीप्लाई 11,040, ठीक है। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 22.3004 मल्टीप्लाई 11,040, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 246,196.42 पाकिस्तानी रुपीज़। क्या आंसर आएगा? 11,040 रियाल का हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 246,196.5 रुपीज़, ठीक है। ये रुपीज़ में है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल, इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है। उसने जस्ट ये कहा हुआ था कि आपको जो है पहले रियाल का रेट जो है, क्या नाम है, कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो है, अगर वो साल पहले सेव कर रहा है तो उसका ये था। अगर एक साल के बाद रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज हो जाता है तो उस वक्त सऊदी रियाल कितने का होगा। तो उसने दिया हुआ था एक सऊदी रियाल अगर एक साल के बाद इतने का हो तो आप उसकी वैल्यू निकालो, और एक सऊदी रियाल जो है अगर अभी वो सेव कर रहा है इतने का हो तो उसकी वैल्यू निकाले। तो यहाँ पर हमने दोनों फाइंड की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, जिसमें उसने कहा है कि रिजवान ने जो एक कार परचेज़ की सऊदी अरब से 15,000 रियाल्स की। तो डिलीवरी जो है उसकी होनी थी 3 महीने बाद, और पेमेंट जो है उसकी जो होगी वो डिलीवरी के टाइम ही, उसकी पेमेंट का टाइम डिलीवरी के टाइम ही रखा गया था। तो वो कह रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो है रियाल का रेट क्या था? ₹22.400, वाइल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द रेट वाज 1 रियाल इज इक्वल टू 22.0827, ये रेट था। वो कह रहा है कि जी जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था रियाल का ये फलाना रेट था, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो रियाल का फलाना रेट था। तो लॉस और प्रॉफिट जो भी है वो निकालो, प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम, फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम यहाँ पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या निकालते हैं? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, हमारे पास जो है एक सऊदी रियाल किसके बराबर था? एक रियाल का रेट था हमारे पास ₹22.400। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक रियाल का हमारे पास रेट क्या था? ₹22.400, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर क्या करने थे? 15,000 रियाल की उसने गाड़ी ली थी, यही बात है, क्योंकि सऊदी अरब में उसने 15,000 रियाल की गाड़ी ली थी। तो 15,000 रियाल हमने निकालने थे, क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जो है एक रियाल का रेट ₹22.400 था। अब 1,500 रियाल निकालने हैं तो 22.400 मल्टीप्लाई हम 15,000 यहाँ पर कर देंगे, तो हमारे पास 15,000 रियाल की वैल्यू आ जाएगी। 22.400 मल्टीप्लाई 15,000, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 3,36,000 पाकिस्तानी रुपीस, यानी 1,500 रियाल की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1,500 रियाल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,36,000 रुपीस। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमने अब डिलीवरी का टाइम निकालना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमने निकालना है, ठीक है। डिलीवरी के टाइम एक सऊदी रियाल का क्या रेट था, ये भी उसने कंडीशन दी हुई है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है हमारे पास सऊदी रियाल का रेट क्या था? एक रियाल जो है हमारे पास, एक सऊदी रियाल डिलीवरी के टाइम हमारे पास कितने का था? ₹22.0827। कितने का था? ₹22.0827, यानी इतने पाकिस्तानी रुपीस का था जो उसने कहा है। और उसने गाड़ी कितने की ली थी? उसने गाड़ी ली थी जी 15,000 रियाल्स की। तो यहाँ पर अब हम 15,000 रियाल्स यहाँ पर निकालेंगे। तो 15,000 रियाल जब हम निकालेंगे, क्योंकि एक सऊदी रियाल 22.0827 के डिलीवरी के टाइम, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से, तो हमारे पास 15,000 रियाल की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं अपने कैलकुलेटर में, 22.0827 22.0827 मल्टीप्लाई 15,000। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 331,240.5, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारे पास 15,000 रियाल का क्या आंसर आया? 331,240.5। अब हमने क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है हमने। हम देखेंगे कि रिजवान ने तो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिलीवरी से पहले किया था, तो ऑब्वियसली उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि
डिलीवरी के बाद जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसका पहले का था, इसीलिए रिजवान को फ़ायदा होगा, इसीलिए यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि रिजवान ने डिलीवरी से पहले गाड़ी की बुकिंग की थी, बाद में नहीं की थी। अब तो उनकी सिरदर्दी है, बेशक जो है डिलीवरी के बाद जो मर्जी रेट होता है, रिजवान के क्या लेना देना। इसको जो है हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम 3,36,000 माइनस 331,240.5 इसको माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पर 3,36,000 माइनस 331,240.5, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हम इसे कैलकुलेटर के अंदर अपने माइनस करेंगे। तो जब हमने इसे कैलकुलेटर के अंदर माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आया, जब हमने इसे कैलकुलेटर के अंदर माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आया 4759.5। ये हमारे पास जो है आंसर आया कैलकुलेटर में। तो ये कैलकुलेटर के अंदर हमने इस तरह माइनस किया 3,36,000 जो हमारे पास टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी, और उसको माइनस किया टाइम ऑफ डिलीवरी से, जो हमने टाइम ऑफ डिलीवरी की वैल्यू निकाली 3,31,240.5, इसको हमने यहाँ पर माइनस किया प्रॉफिट निकालने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट इसीलिए हो रहा है, मैं आपको दोबारा समझा दूँ, क्योंकि रिजवान ने जो है डिलीवरी से पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जो कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार साइन हो जाती है वही मानी जाती है। उस वक्त डॉलर का जो रेट था वही डिलीवरी के टाइम रिजवान ने पे करना था, ठीक है। सॉरी, सऊदी रियाल का जो उस वक्त रेट था वही रिजवान ने डिलीवरी के टाइम पे करना था। बेशक रियाल का रेट बढ़ता या घटता, रिजवान को इससे लेना देना नहीं था, ठीक है। वो डिलीवरी वालों का, अगर नुकसान हो रहा है डिलीवरी वालों का, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो डिलीवरी वालों का हो रहा है, अगर डिलीवरी के टाइम रेट बढ़ रहा है। यहाँ पर इसीलिए रिजवान को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस वक्त रियाल का रेट जो है पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से कम था, ठीक है। यानी, और जब इसने जो है रियाल जो है क्या कहते हैं कि डिलीवरी का टाइम आया तो रियाल का थोड़ा सा रेट क्या कहते हैं रियाल का रेट और कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंपनी को नुकसान हो गया, तो रिजवान को इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, जिसमें जो है उसने कहा हुआ है कि अली के एक दोस्त ने जो है उसे 450 रियाल जो है रेमिट्स किए। तो बैंक ने उसे दो कन्वर्जन रेट दिए, एक टी बाइंग, ठीक है, उसमें 1 रियाल का ये रेट था, और एक T/C बाइंग रेट दिया। ये T.T मेरा ख्याल है बैंकिंग लैंग्वेज है, और T/C तो मैं इसीलिए इसका मतलब आपको डिफाइन नहीं कर सकता। आप चाहें इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे मैं आपको स्टेटमेंट का बता देता हूँ, दो कन्वर्जन रेट उससे मिले, एक T.T से डिनोट हुआ और एक T/C से, जिसमें हर एक दोनों के अलग अलग सऊदी 1 रियाल के रेट बताए हुए कि 1 सऊदी रियाल फलाने पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है, 1 सऊदी रियाल इस पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगा, यानी मुनासिब होगा, और अमाउंट इन रुपीज़ हमने फाइंड यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास T.T बाइंग रेट के, हमारे पास T.T बाइंग रेट, ठीक है। T.T बाइंग रेट में जो है हमारे पास है 1 रियाल किसके बराबर है, यानी कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। T.T बाइंग रेट में हमारे पास 1 रियाल है ₹22.3449। अब हमारे पास T/C बाइंग रेट में 1 रियाल कितने के बराबर है। T/C बाइंग रेट में हमारे पास है 1 रियाल किसके बराबर है, T/C बाइंग रेट में जो है हमारे पास 1 रियाल जो है रुपीज़ 22.2146 के बराबर है। अब यहाँ पर आप देखें T.T का T/C से जो है बाइंग रेट ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारे पास मुनासिब वैल्यू कौन सी होगी, ज़ाहिर बात है बंदा उसी तरफ ही जाता है जो ज़्यादा पैसे दे रहा हो। तो बैंक वाले जो है T.T बाइंग रेट में ज़्यादा हमें 1 रियाल का जो है हमें कन्वर्जन रेट दे रहे हैं, तो हम इसीलिए इसी को ही चुनेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ बन रहे हैं, इसमें जो है कम पाकिस्तानी रुपीज़ बन रहे हैं जब ये बैंक वाले 1 रियाल का रेट दे रहे हैं T/C में। T.T में जो है 1 रियाल का ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ रेट दे रहे हैं दूसरे की निस्बत, तो इसलिए हम T.T उठाएंगे, ठीक है। T.T यहाँ पर हम लिखेंगे बाइंग रेट इज़ मोर देन T/C बाइंग रेट, so we will choose
टी डॉट टी बाइंग रेट। यहाँ पर देखें टी डॉट टी बाइंग रेट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें 1 रियाल के जो है हमें कन्वर्जन रेट ज़्यादा दिया हुआ है, यानी 1 रियाल के बदले ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ मिल रहे हैं, जबकि टी स्लैश सी में पाकिस्तानी रुपीज़ 1 रियाल के बदले कम मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ज़ाहिर बात है जिसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो उसी साइड ही जाता है कन्वर्जन रेट में। ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिट ही चाहता है, तो टी डॉट टी बाइंग रेट टी स्लैश सी से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम टी डॉट टी बाइंग रेट ही हम चूज़ करेंगे। तो अब हमने जो है 9 पाक रुपीज़ में जब अब इसको कन्वर्ट करेंगे 9 इन पाक रुपीज़, ठीक है। पाक रुपीज़ में हम इससे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, टी डॉट टी का जो है 1 रियाल का रेट क्या है, 1 रियाल का रेट है टी डॉट टी बाइंग रेट में 1 रियाल का रेट है ₹22.3449। तो ओवरऑल उसने अपने दोस्त से कितने रियाल रेमिट किए थे, 450 रियाल जो है उसने रेमिट किए थे, ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उसको हम 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22.3449 मल्टीप्लाई 450। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,000,155.205 रुपीज़। ये हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको इतने पैसे मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्योंकि टी डॉट टी का बाइंग रेट ज़्यादा था इसीलिए हमने यहाँ पर यही चूज़ किया, ठीक है। टी डॉट टी बाइंग रेट टी स्लैश सी से ज़्यादा है इसीलिए इसको हमने चूज़ किया। अब हमने इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना, तो वो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। उसने जो है दोस्त से 450 रुपये रेमिट किए, 450 रियाल रेमिट किए, तो 1 रियाल किसके बराबर था टी डॉट टी बाइंग रेट का 22.3449 के। इसको हमने 450 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो है जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रुपीज़ में आंसर में आ जाएगा। तो इतने पैसे जो हैं अली के दोस्त को मिल जाएंगे टी डॉट टी के बाइंग रेट में। नाउ ही विल गेट इन पाक रुपीज़, यानी इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आप इतने पैसे मिल जाएंगे ये जितने हमने निकाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी 4.1 का जो है अख्ताम हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।